हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? त्रिवेणी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी ने अपने एग्ज़ाम की डेट, पेट के एग्ज़ाम की डेट की घोषणा कर दी है, जो कि 28 अक्टूबर 2023 और 29 अक्टूबर 2023 को होने वाला है। और आपको पता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे समझ सकते हैं? उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के। ठीक है? तो आप अगर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि एग्ज़ामिनर एग्ज़ैक्टली आपसे कहाँ-कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो इस वीडियो में हम पेट एग्ज़ामिनेशन जो 2021 का क्वेश्चन पेपर आया था, उसका हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और कुछ नई चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा, जो कि एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपके सामने पेट एग्ज़ाम 2021 के मैं आज आपसे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ठीक है? और आने वाली सीरीज़ में आपसे रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे, बट आज की वीडियो में सिर्फ स्टैटिक जीके से रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जो कि आपके पेट एग्जामिनेशन 2021 में आया था। उसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच फॉलोइंग रूलर रूल्ड इन इंडिया। इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो दिए गए हैं, इसको क्रम के अनुसार बताइए कि कौन सबसे पहले आया, कौन सबसे बाद में आया। तो आप देखिए ऑप्शंस क्या दिए हैं, शेर शाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। अब आप ये बताइए कि इसमें से अगर मैं सबसे पहले देखूं, तो क्या दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी, जो कि स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट हुई थी। तो उसमें आप देखिए इल्तुतमिश आते हैं सबसे पहले, ठीक है? तो हमारा अगर चौथा पहले आता है, तो ऑप्शन सी कट गया, ऑप्शन डी कट गया, सिर्फ ए बचा और बी बचा, ठीक है? उसके बाद कौन है? उसके बाद आप देखिए तो है आपका फिर खिलजी वंश आया, ठीक है? तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी। तो चौथा यहाँ था, चौथा यहाँ था, तीसरा, तो देखिए तीसरा यहाँ है। तो ऑटोमेटिक सेट हो गया कि आपका जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका कौन आया था? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं को हराया था और 1540 में कैसूर एम्पायर की स्थापना की थी। और अकबर, आपको पता है कि मुगल एम्पायर में अकबर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवाजी। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो देखिए बेटा, चार ऑप्शंस दिए हैं आपको, तुकाराम, चैतन्य, नामदेव और शंकराचार्य। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है तुकाराम, ठीक है? और आपके ये जो तीनों हैं, शंकराचार्य जो थे, इनकी जो फिलॉसफी थी ये हिंदुइज्म में बहुत पॉपुलर हुई, ठीक है? चैतन्य जी को चैतन्य महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है बेटा? अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चार नाम आपके सामने दिए हैं, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, ठीक है? तो बेटा इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका वो है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अब मैं आपको क्लाइव के बारे में कुछ बताता हूँ। बैटल ऑफ प्लासी, जो कि इंग्लिश के बीच और सिराजुद दौला, माफ़ करना बेटा मेरी हैंड राइटिंग के लिए, बट आपको मैं बोल भी रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें, जो कि 1757 में हुई थी। और कहा यह जाता है कि इस लड़ाई के बाद ब्रिटिश हुकूमत को एक चाबी मिल गई थी भारत में राज करने के लिए, ठीक है? मैं आपको लॉर्ड लिटन के बारे में बताता हूँ। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है? इसके समय में आया था कि अगर आप कोई भी लोकल लैंग्वेज में पेपर बनाएंगे तो आपका पेपर बंद कर दिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद आर्म्स एक्ट, आप हथियार नहीं रख सकते अपने साथ। लिटन कहा जाता है कि मतलब ये भारत के लोगों से बहुत नफरत करता था, ठीक है? वहीं एक लॉर्ड रिपन, कहा यह जाता है कि इसके मतलब दिल में कहीं ना कहीं भारत के प्रति थोड़ी सी सहानुभूति थी, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। चलिए हम अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि चरक संहिता इज अ वर्क ऑफ। चरक संहिता संबंधित है, आपके सामने ऑप्शंस हैं, पॉलिटी, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स। तो बेटा
ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और एग्जैक्टली एज इट इज पेट ने पूछा है। तो ये आपका आंसर है मेडिसिन, चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है बेटा, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। ओके, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। मतलब आपको एक क्वेश्चन के सामने ये ऑप्शन दिया है बी सी डी, इसके सामने ईयर और उसके रिलेटेड जो चीज़ें हुई हैं वो दी गई हैं। आपको बताना है कि इसमें से क्या गलत है। अब देखिए बेटा, एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, तो स्टैटिक पॉइंट में अगर आपको ये चारों चीज़ें पता होंगी तो ही आप करेक्ट आंसर मार्क कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे अब डिस्कस करता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, जो कलिंग वॉर था वो आपका एकदम करेक्ट है, 261 BC में हुआ था। ठीक है, सका एरा ये भी AD 78 में हुआ था। कॉमेंसमेंट ऑफ मुस्लिम एरा, ठीक है, ये भी 622 में ही हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु जो थी ये गलत है, यानी ये गलत है, मतलब ये क्वेश्चन की अकॉर्डिंग ये सही आंसर है। औरंगजेब जो था इसकी मृत्यु 1707 में हुई थी। ठीक है, ठीक है बेटा, अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन लिखा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, दादा भाई नौरोजी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी, ये पूरा नाम है इनका, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बेटा ये क्वेश्चन तो मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको स्कूल में या आप किसी से भी पूछ लोगे तो वो आपको बता देगा। इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। मैं आपको इन तीनों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसमें जो पहले प्रेसिडेंट थे वो WC बनर्जी थे। ठीक है, ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ठीक है, फिर जो आपके फिरोज शाह मेहता थे, ठीक है, ये 1890 में INC के प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, और इन्हें मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, हो सकता है कि आपने आने वाले एग्जाम्स में ये चीज़ें पूछ ले। इनको लायन ऑफ बॉम्बे के नाम से भी जाना जाता था। तो हो सकता है कि आपके अगले क्वेश्चन में या किसी आने वाले एग्जाम्स में ये पूछ ले कि लायन ऑफ बॉम्बे के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है फिरोज शाह मेहता। ठीक है, फिर आते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, कहा ऐसा जाता है कि ये सिविल सर्वेंट थे जिनने एग्जाम क्लियर किया, बट इन्हें एज के क्राइटेरिया पे इन्हें बाहर निकाल दिया गया था। क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम का जो सिविल सर्विसेज होता था उसमें एज लिमिट ही इतनी कम रखी गई थी कि जो नॉर्मल भारतीय लोग थे वो उसमें अपीयर ही नहीं हो पाते थे। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत की जो चीज़ें थी वो यही चाहते थे कि इंडियंस जो हैं वो हमेशा जो कोवलेंट मतलब एकदम एलीट सर्विसेज, मतलब जो टॉप की सर्विसेज हों, उससे हमेशा बाहर रहें, ताकि इनके ऊपर हम अच्छे से हुकूमत कर पाएँ। और कुछ हिस्टोरियन तो ऐसा मानते हैं कि मतलब जो भी चीज़ें थीं वो उन्होंने ओपन ही नहीं की थी। मतलब जो ऐसी-ऐसी सर्विसेज थीं जिसमें मतलब भारत में भी ऐसे काबिल लोग थे जो उस सर्विसेज पे जाके भारत के लोगों के लिए अच्छा काम कर सकते थे। बट उन्होंने वो पोजीशंस ओपन ही नहीं की थी। वो चाहते थे कि जितने भी हमारे इंडियंस हों वो सब क्लरिकल पोस्ट और नॉर्मल पेपर वर्क करें ताकि वो हमारे नीचे काम करें। ठीक है? तो चलिए बेटा अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आता है कि टू होम रूल लीग वर स्टार्टेड इन 1915 से 1916 अंडर द लीडरशिप ऑफ। सन 1915 से 1916 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी। तो बेटा देखिए, होम रूल लीग के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। होम रूल लीग, होम रूल लीग का मतलब है कि देखिए बेसिकली इसमें ये चीज़ें हैं कि जैसे दो जगह, जैसे कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यहाँ पे क्या था कि वहाँ के जो ब्रिटिश थी, मतलब यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स का राज था, यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स का राज था। अब देखिए है क्या कि यहाँ पे जो इंग्लिश थे वो अपनी डोमिनेंट यानी टॉप पोजीशन पर रहेंगे, लेकिन वहाँ के लोगों को कुछ स्वायत्ता दे दी गई थी कि आप इस सब चीज़ों में काम कर सकते हैं।
लेकिन हुकूमत आपके ऊपर रहेगी। और आप आज भी देखेंगे तो यहाँ पे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यहाँ पे कोई प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं है। आज के टाइम में भी जो कनाडा की गवर्नमेंट है और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है, ये क्वीन एलिजाबेथ जो कि अब नहीं रही, बट जो चार्ल्स हैं, किंग चार्ल्स हैं, उनको अपना प्रेसिडेंट मानती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये प्रेसिडेंट की पोस्ट रखते ही नहीं है। ठीक है, इससे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये होम रूल जो है वो आज भी कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में आगे तक, इतिहास से लेके आज तक वो चीज़ें चली आ रही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एनी बेसंत और लोकमान्य तिलक। ठीक है, लोकमान्य तिलक, ठीक है, और एनी बेसंत इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं आपको लाला लाजपत राय जी के बारे में बताता हूँ। आपको पता होगा कि साइमन गो बैक के नारे लगाते हुए, लाठी लगते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ठीक है, और उसके बाद आप अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिपिन चंद्र पाल जो हैं, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, ये आपके कहे जाते हैं गरम दल के नेता, लाल बाल पाल। ठीक है, और अरविंदो घोष भी क्या कहते हैं, आपके गरम दल के ही नेता थे। ठीक है, अब अपने अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग। ठीक है, निम्न का मिलान करें। अब आपको बताना है कि इसमें किसके साथ किसका मिलान होगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, रामकृष्ण मिशन, ठीक है, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। आर्य समाज की स्थापना जो है वो है दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है, और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका है सी। ठीक है, तो बच्चों चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु गेव द स्लोगन डू और डाई? करो या मरो का नारा किसने दिया था? ठीक है, तो करो या मरो का नारा दिया था, ये आपके महात्मा गांधी जी ने दिया था। मैं महात्मा गांधी से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। महात्मा गांधी जी जब भारत में आए थे तो उन्होंने केक खाया था। असली वाला केक नहीं खाया था। ठीक है, केक का मतलब है कि इनकी जो रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन नहीं कह सकते, इनके जो मूवमेंट्स की स्थापना हुई, मतलब मूवमेंट जो इन्हें स्टार्ट किए, सबसे पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद एंड खेड़ा। ये याद रखिएगा, ये भी क्रम से लगाने को आ सकता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में तो क्या ही कहें, ये तो मतलब हमारे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर, मतलब इनके बारे में जो कहा जाए वो बहुत ही कम है। ठीक है, तुम मुझे खून दो, ठीक है, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, और सही में ही आयरन मैन ऑफ इंडिया थे यार। मतलब आप सोचिए कि मतलब एक समय ऐसा था कि मतलब भारत एकदम बिखरा हुआ था, प्रिंसली स्टेट, अंग्रेज़ों की हुकूमत, कुछ इंडिपेंडेंट जगह, और मतलब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मतलब 565 रियासतों को एक किया। ठीक है, उस समय, जो कि मतलब बहुत ही नामुमकिन जैसा कहा सकता है। और इनसे रिलेटेड एक और चीज़ बताता हूँ कि इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में बताता हूँ। क्योंकि जर्मनी में एक लीडर थे बिस्मार्क, उन्होंने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया था। ठीक है, तो उसी के तौर पे हम कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है, इन्होंने भी भारत को यूनिफाई किया है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, ये भी बहुत ग्रेट लीडर थे। ठीक है, इनके बारे में भी अगर मैं आपको बताऊं तो इन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में आप अगर देखेंगे, ठीक है, तो बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक है, आज के डेट में हम जो आईआईटीज़ की बात करते हैं वो इन्हीं के टाइम से मतलब चली आई हैं। ठीक है, तो हमें जितने भी हमारे ग्रेट लीडर्स हैं उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको सैल्यूट करता हूँ मैं। ठीक है, चलिए फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर आता है कि when Subhash Chandra Bose resigned from the presidentship of Indian National Congress, the seat was offered to, ठीक है, seat was offered to
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो ये आपके आंसर है। और जो पट्टाभी सीतारमैया हैं, ठीक है, ये हाउस कमेटी के चेयरमैन थे। ये भी एग्जाम्स पूछा सकता है। हाउस कमेटी, बहुत सारी कमिटीज़ बनी थी ना जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी, तो ये उसके चेयरमैन थे। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड अक्रॉस द रिवर। ठीक है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो बेटा ये सब है आपकी छेनाब नदी। ठीक है, चलिए। वर्नल इक्विनॉक्स टेक्स प्लेसेस ऑन, वसंत विषुव कब होता है? ठीक है भाई, सबको तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 21 मार्च को होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने 13वें क्वेश्चन, जो कि है द खेतरी प्रोजेक्ट इन राजस्थान इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। ओके, राजस्थान में खेतरी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बेटा खेतरी माइंस किसके लिए जानी जाती है? कॉपर के लिए। ठीक है, चलिए। चौदहवां क्वेश्चन, इसमें पूछता है कि द काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये है आपका असम में। और हमारे त्रिवेणी लर्निंग पे मेरे ही द्वारा 2 पार्ट बनाए गए हैं नेशनल पार्क से रिलेटेड। ठीक है, आप उसे देख लीजिए और आप देख लीजिए कि उसी में से एक क्वेश्चन फंस गया, तो आपको वो वीडियो जाके देखनी है। ठीक है, और उस पर आपको और भी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से पार्क हैं, वेस्ट बंगाल में कौन कौन से पार्क हैं, केरला में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। तो उस वीडियो को जाके देखिए आप लोग। ठीक है, और उससे रिलेटेड हमारे टेलीग्राम चैनल त्रिवेणी लर्निंग पे उससे रिलेटेड PDF भी डाल दी गई है। तो आपको, आप अपने मोबाइल में, टैबलेट में, लैपटॉप में, आप जहाँ कंफर्टेबल हो उसे खोल के, और आप, या अगर और कंफर्टेबल होना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उसका प्रिंटेड वर्जन, तो आप उसका प्रिंटेड वर्जन भी निकाल के आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हम चलिए अपने 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिवर हिमालयन रिवर सिस्टम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयन नदी तंत्र की नदियां हैं? ठीक है बेटा, तो बताइए। अब देखिए, इसमें है कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड गोदावरी। हम सभी को पता है कि गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती है, जो कि हिमालयन की ही। ठीक है, फिर ब्रह्मपुत्र, ये भी निकलती है। जो कावेरी नदी है, ये अगर मैं आपको भारत का नक्शा बनाऊं, तो कावेरी नदी आपकी जो है वो यहाँ से निकलती है, ये कावेरी नदी है आपकी। ठीक है, गोदावरी नदी आपकी यहाँ पे बहती है। ठीक है, तो ये हिमालयन रिवर सिस्टम नहीं है, ये है आपकी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी, सेकेंड एंड थर्ड। चलिए बेटा, अब अपने अगले क्वेश्चन 16वें क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, लिखा है बैंक रेट मीन्स, बैंक दर का अर्थ क्या है? बताइए। तो ऑप्शंस क्या दिए हैं कि इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय मनी लेंडर्स। ठीक है, साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। फिर दूसरा है इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय शेड्यूल्ड बैंक, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका तीसरा ऑप्शन है रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर। फिर है चौथा ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो देखिए बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। ठीक है, बैंक रेट का मतलब यही होता है। ठीक है, अब चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 17वां क्वेश्चन आपसे पेट एग्जामिनेशन 2021 में पूछा गया है कि इफ RBI रिड्यूसेस द CRR, कैश रिजर्व रेशियो, व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन। यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? अब बताइए। तो देखिए, जो CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, ये क्या होता है कि आपको RBI के द्वारा निर्देश आते हैं कि आपको इतना जो आपका पैसा है, ठीक है, एक होता है टाइम डिपॉजिट। ठीक है, ये होता है, तो आपको जो कस्टमर पैसे दे रहे हैं, तो भाई
पैसे जब कस्टमर दे रहे हैं तो बैंकों के पास ही जा रहे हैं और बैंक उन्हीं में से पैसे निकाल के लोन देती है। ठीक है, कस्टमर को वो 3% पे देगी और जो लोन लेने आएंगे उसको 10% पे देगी, तो जो बीच का मार्जिन होगा 7%, ये बैंक का प्रॉफिट होता है। ठीक है, बैंक काम ऐसे करती है, कोई यहाँ पे दान पुण्य नहीं चलता। ठीक है, तो जो CRR होता है वो RBI बोलती है कि आप जो हैं कुछ पैसा कैश रिजर्व रेशियो के तहत आप रखिए। ठीक है, और क्या कहते हैं कि आप इस पैसे को लेंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मान लो आपके पास 100 कस्टमर हैं, 5 कस्टमर आए, भैया हमको पैसे निकालने हैं, आपने 5 को पैसे दे दिए, 10 आए आपको पैसे दे दिए, लेकिन मान लीजिए किसी दिन एक साथ 90 लोग आ गए, तब तो बैंक की हालत ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई बैंकों ने 100 लोगों से पैसे लिए हैं तो किसी 20 लोगों को पैसे दे दिए होंगे। तो ये चीज़ है। तो आप देखिए, अगर कैश रिजर्व रेशियो जो है अगर RBI ने घटा दिया, मतलब बैंकों के पास अब ज़्यादा पैसा है लोगों को लोन में देने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा? तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा? क्रेडिट क्रिएशन होगा कि ये बढ़ जाएगा। ठीक है, ये क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18वां कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज रिसोर्सेज आर ओन्ड प्राइवेटली एंड द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इज प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग अगर आप कहीं भी बात करेंगे तो ये कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की सबसे बड़ी डेफिनेशन कह लीजिए, या मतलब सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मतलब कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में आपको प्रॉफिट मेकिंग से ही बात होगी। ठीक है, सोशलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है कि सारी की सारी चीज़ें एक सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी के पास होती हैं और यही सारी रिसोर्सेस को देते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि आपकी कैपिटल, ठीक है, प्लस सोशलिस्ट, इन दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, अब चलिए अपने अगले क्वेश्चन 19वें पे आते हैं। लिखा है कि 100 रुपी नोट बियर द सिग्नेचर ऑफ। 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? बताइए। RBI गवर्नर करता है कि प्रेसिडेंट करता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है कि फाइनेंस सेक्रेटरी करता है? तो इसका आंसर है RBI गवर्नर। ठीक है, 1 रुपए के नोट पे आपका फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा? फेमा का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। बताइए। इसका करेक्ट आंसर है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। जो ED होती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, वो यही सारी चीज़ें देखती है कि फॉरेन से आपको कितना पैसा मिला, कहाँ से कितना आया, क्या किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ED देखता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताइए। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस लिस्ट में है? बताइए। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन पे कौन काम, मतलब किसके लिस्ट में आती है? स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट या नन ऑफ दीज? तीन ही लिस्ट ही है हमारे यहाँ। किसके अंदर में आती है? शेड्यूल 7 में। तो इसे हम कहते हैं, ये आता है आपका शेड्यूल 7 में। ठीक है, 3 लिस्टें आती हैं। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा आपका स्टेट लिस्ट। जो आपकी राज्य सरकार होती है वो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन पे वर्क करती है। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन 22वें पे चलते हैं। लिखा है कि पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? बताइए। तो ये आपका ऑप्शन दिया है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP या नन ऑफ दीज। तो देखिए, जो आपकी पंचायती राज सिस्टम है ये आती है आपकी आर्टिकल 40 DPSP के अंदर। ठीक है, तो आंसर होगा इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका 23वां क्वेश्चन है कि राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट रिलेटेड टू। बताइए। तो आर्टिकल 21A, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड 30 एंड नन ऑफ दीज। देखिए, जो आपका आर्टिकल 19 है ये राइट टू फ्रीडम है।
ठीक है, ये आपका कल्चरल के लिए है, ठीक है। और 21A जो है ये आपका है राइट टू एजुकेशन, जो कि 86th अमेंडमेंट एक्ट से आया था। ओके, चलिए 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये आपके थे जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। ठीक है, ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आता है कि इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी आर कवर्ड। ठीक है, ऑप्शन है आर्टिकल 21, आर्टिकल 24, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल सॉरी, फिर डी है नन ऑफ दीज। ठीक, तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका आर्टिकल 29। आर्टिकल 21 जो है ये आपका राइट टू लाइफ है। ठीक है, और आर्टिकल 24 जो है ये आपकी ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, जो राइट टू लाइफ है, ठीक है, ये 20 एंड 21, ये आपको मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। 20 एंड 21 जो है ये एमरजेंसी, ठीक है, जो कि आर्टिकल 352 के तहत, ठीक है, जो इमरजेंसीज लगती हैं, ठीक है, जो कि नेशनल इमरजेंसी होती है, ठीक, चाहे वॉर के चाहे इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से ये सारी चीज़ें लगे, ठीक है, तो उसमें ये जो दो आपके आर्टिकल हैं ये कभी सस्पेंड नहीं होते। ठीक है, चलिए, करंट कैरियर इन सॉलिड कंडक्टर्स आर, ठीक है, ठोस चालक में धारक वाहक होते हैं, धारावाहक होते हैं, सॉरी धारावाहक होते हैं। तो बता दीजिए, देखिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, नन ऑफ दीज। भाई सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, वही आपके क्या कहते हैं करंट कैरियर्स होते हैं। ठीक है, चलिए 27th क्वेश्चन, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ, ठीक है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग अ 1 ईयर। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम बता दीजिए भैया। ठीक है, तो क्या ये कैल्शियम सल्फेट है, क्या ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, कि सोडियम क्लोराइड है? ये तो टेबल सॉल्ट होता है भाई। ठीक है, समझ रहे हैं ना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अब देखिए 29th क्वेश्चन, ये है आपका कि द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इज, ठीक है, 18 कैरेट में कितना परसेंट प्योर गोल्ड होता है? 24 कैरेट जो होता है ये प्योर गोल्ड होता है। ठीक है, तो 18 कैरेट में तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक, फिर आता है 22 कैरेट, फिर 18 कैरेट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 75% प्योर गोल्ड होता है इसमें। ठीक है, और बेसिकली जो ऑर्नामेंट, जो आप अंगूठी चेन वगैरह पहनते हो ना, वो सब 18 या 22 कैरेट से ही बनते हैं, क्योंकि 24 कैरेट्स के सोने से कभी भी ऑर्नामेंट्स नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा मतलब लचीले होते हैं कि ये टिक ही नहीं पाएंगे, उस शेप में ढल ही नहीं पाएंगे। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो है आपका कि ऑरेंज कंटेन एबंडेंस ऑफ, ठीक है, संतरे में सबसे ज़्यादा क्या होता है? बताइए, विटामिन सी होता है कि विटामिन ए होता है कि विटामिन बी होता है? ये कुछ नहीं होता। संतरे में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। ठीक है, विटामिन ए सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो कैरेट में होता है, आंखों के लिए बहुत सही होता है ये। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन ए से रेटिनॉल, ठीक है, बी में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, B1, B2, B3, B12, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ये आपके प्रीवियस ईयर में पेट 2021 में आए हुए क्वेश्चन के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस थे। ठीक है, जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया। और भी आने वाले हमारी सीरीज़ में हम आपको रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी, डेटा इंटरप्रिटेशन, करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल पर बने रहें। ठीक है,
मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है? अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी कोई भी कमी मिले तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके बताएँ, हम उसको ज़रूर सुनेंगे और हम अपनी वीडियो को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आप सभी से मैं अभी अलविदा लेता हूँ, ठीक है? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और त्रिवेणी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बने रहें। आपको अब डे टू डे के बेसिस पे वीडियोस मिलेंगी, ठीक है? अब हम अपनी अगली वीडियोस में हम आपको और भी चीज़ें नई-नई बताएँगे, ठीक है? और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे बने, जो कि इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस पे हमारी डेली क्विज़ सेक्शंस आते हैं, ठीक है? और आप क्या कहते हैं उसे सॉल्व करें और अपने एग्ज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाएँ, ठीक है? तो मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।